everyone, I am Swati Vishwakarma and you are watching Trivial Classes. So, आज हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मौलिक अधिकार तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ अधिकार दिया है, उन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार या तो फिर फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और ये कौन से पार्ट्स में आता है? तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कितने पार्ट्स हैं अगर मैं पूछूं आपसे तो 25 पार्ट्स हैं, लेकिन उसमें से पार्ट 3 कौन सा है? फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करता है। तो चलिए हम एक एक करके डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पार्ट 3 हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है। आर्टिकल से 12 टू 35 फंडामेंटल राइट को डिस्कस करता है। और ये जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से लिया है? तो हमने यूएसए से लिया है ना। फंडामेंटल राइट को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या होते हैं? देखिए, हमारी इंडिया में कौन रूल कर रहे थे? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, है ना। तो ब्रिटेन में क्या हुआ था? मोनार्क का रूल है, हम सभी जानते हैं। तो मोनार्क की पावर को लिमिट करने के लिए कुछ रूल्स लाए गए थे, सेट ऑफ रूल्स, है ना। उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। और ये मैग्ना कार्टा और हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं? हमें कुछ क्या करते हैं? अधिकार देते हैं, है ना। और ये जो लेजिस्लेचर है हमारे, उनके पावर को क्या करता है? थोड़ा लिमिट करता है कि वो हमारे हमसे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते हैं। तो इसीलिए हम फंडामेंटल राइट्स को बोले तो क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब इसका क्या मतलब है? फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है बट क्वालिफाइड है। मतलब हमें फंडामेंटल राइट्स तो मिले हैं लेकिन ये क्वालिफाइड नेचर के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम तभी तक हमारा फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए जस्टिसिएबल है या वैलिड है जब तक हम दूसरे के राइट को हनन नहीं करते हैं, है ना। जो जब तक हम दूसरे के राइट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब अगर मान लो फंडामेंटल राइट, जैसे मैं कॉमन से एग्जांपल लेती हूँ, हमें क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है ना। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कहीं पे भी जाकर के दंगा बोल अपनी भाषण से किसी को दंगा करवा दे रहे हो, कुछ भी करवा दे रहे हो। तो ये क्या है? ये आपका फंडामेंटल राइट इस समय वैलिड नहीं रहेगा। फिर आपको इसके चलते आपको फिर गिरफ्तार किया जा सकता है ना। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप कहोगे कि हमें अपने थॉट को व्यक्त करने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, या तो हमें अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। तो आप अगर रात को उठ करके 1 बजे क्या कर रहे हो? डीजे बजा दे रहे हो, तो ये क्या है? आप फिर इससे दूसरे के राइट का क्या कर रहे हो? हनन कर रहे हो ना। कि सोने का अधिकार, हमें अच्छी गुड स्लीप, एक गुड लाइफ के लिए अच्छी हेल्दी नींद जरूरी है। तो इससे क्या हो रहा है? दूसरे की लाइफ को डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये फिर क्या है? जस्टिसिएबल नहीं रह जाएगा आपके लिए, ये वैलिड नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि फंडामेंटल राइट्स हमारा तब तक ही वैलिड है, तब तक ही न्यायपूर्ण है, जब तक आप दूसरे के लाइफ को या दूसरे के फंडामेंटल राइट को इंक्रोच नहीं करते हो, दूसरे के फंडामेंटल राइट को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, है ना। I hope it is clear. Fundamental rights are absolute but qualified. Okay. Next आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स आर सैंक्रोसैक्ट। ओके, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं कुछ जो भी वर्ड्स ले रही हूँ ना, ये वर्ड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना। कि सैंक्रोसैक्ट का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स हमारा सैंक्रोसैक्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इट? ओके, सो इसका मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारा परमानेंट नहीं है, ये हमसे छीना जा सकता है। ओके, अब कौन सी कंडीशन में हमसे छीना जा सकते हैं? मान लो नेशनल इमरजेंसी जैसी केस आ गई, या तो मार्शल लॉ कहीं पे लगा हुआ है, तो वहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, इसीलिए ये क्या है? परमानेंट नहीं है, ये सैंक्रोसैक्ट है। अब मार्शल लॉ के टाइम पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे मार्शल लॉ लगा है तो आपके पूरे देश के फंडामेंटल राइट्स, जितनी भी पीपल है उन सबके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस जगह पे मार्शल लॉ लगा हुआ है उस जगह पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट रहेंगे, जब तक मार्शल लॉ वहाँ पे एक्टिव रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। अब इसका क्या मतलब है? कि फंडामेंटल राइट न्याय योग्य है। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? आप कोर्ट में जा सकते हो न्याय के लिए कि मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। ओके, और आपको इसके लिए जस्टिस भी मिलेगी।
आपको इसके लिए जस्टिस भी मिलेगी, आपको इसके लिए न्याय भी मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं फंडामेंटल राइट क्या है, न्याय योग्य यानी जस्टिसेबल। ओके, अच्छा, अब हम आगे देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं। अभी तो अगर हम बात करें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स 6 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स कितने थे, 7 थे। अब 6 कैसे हो गए, 7 थे पहले तो यहाँ पे हुआ ये कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी, इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत रिमूव कर दिया गया। अब ऐसा है क्या कि इसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से ही हटा दिया गया, नहीं, इसे क्या किया, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से रिमूव करके इसे लीगल राइट बना दिया गया। क्या किया गया, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा करके इसे लीगल राइट बना दिया गया अंडर द आर्टिकल ऑफ 300A। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट, तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हो, तो कौन थे, मोरारजी देसाई। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो हम देख लेते हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो भी हमारे पास प्रेजेंट में है, ये कौन कौन से हैं। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समता का अधिकार, ठीक है। फिर हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। फिर हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, आप स्वतंत्र हो, आप इक्वल हो, है ना। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हो, धार्मिक स्वतंत्रता, मैं पूरा लिख देती हूँ, क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। फिर हम देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी कि सांस्कृतिक एंड शैक्षिक स्वतंत्रता, यानी कि सांस्कृतिक एंड शैक्षिक स्वतंत्रता। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है, संवैधानिक, संवैधानिक, मैं सही से लिख दूं पहले, संवैधानिक उपाय। ओके, तो ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 हैं, इन सबको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक स्वतंत्रता, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपाय। यहाँ तक क्लियर है। प्रॉपर्टी का अधिकार को कब हटाया गया था, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाइज, ठीक है। मोरारजी देसाई इस समय पीएम थे और ये अब कहाँ पे है, तो ये एज अ लीगल राइट आर्टिकल 300A में है। ओके, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 टू 35 हमने देखा फंडामेंटल राइट को डिस्कस करता है, तो हम एक एक करके आर्टिकल्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आर्टिकल 12 हमें डिफाइन करता है स्टेट के बारे में, ये हमें बताता है कि स्टेट में क्या क्या है, स्टेट किससे किससे मिलकर के बना हुआ है। तो स्टेट में गवर्निंग बॉडीज हैं, पार्लियामेंट है, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो इन सारे को मिला करके हम एज अ स्टेट कंसिडर करते हैं, ठीक है। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी गवर्नमेंट बॉडी हो गई, पार्लियामेंट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, जिसे विलेज पंचायत, ये सारी चीज़ों को मिलाकर के क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे। ओके, तो आर्टिकल 12 क्या करता है, डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, डिफाइन द टर्म स्टेट। क्लियर है, स्टेट को ये डिफाइन करता है, स्टेट क्या है, किससे मिलकर के बना हुआ है। फिर हम आर्टिकल 13 देखेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट और कंट्रोवर्शियल विथ फंडामेंटल राइट्स कोर्ट कैन डिक्लेयर नल एंड वॉइड। इसका मतलब क्या है, अब देखो आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा राइट जो क्या है, कंट्रोवर्शियल है, या तो फिर किसी के फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, हनन करता है, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में डाल देता है ना, तो उस समय क्या कहेंगे हम, वो फंडामेंटल राइट को कोर्ट नन एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, मतलब उसे क्या कर सकता है, उसे वो खत्म कर सकता है, उसे कर सकता है कि ये अब से वैलिड नहीं रहेगा, नॉन वैलिड कर सकता है उसे। किसके पास ये अधिकार है, तो कोर्ट के पास ये अधिकार है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आते हैं, लाइक ऑर्डिनेंस हो गया, ऑर्डिनेंस का मतलब कोई भी अध्यादेश हो गया, ठीक है, कोई भी अध्यादेश हो गया,
आई होप मैं स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख रही हूँ, बता देती हूँ। अध्यादेश हो गया, ऑर्डर बाय लॉ हो गया, कुछ टेम्परेरी लॉ हो गया या रेगुलेशंस, तो इन सारी चीज़ों को आर्टिकल 13 में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या के बारे में बताया, रिवीजन साथ में करते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो आर्टिकल 12 हमें बताता है स्टेट का डेफिनेशन, ओके, और आर्टिकल 13 हमें क्या बताता है, कोई भी अगर फंडामेंटल राइट क्या है, अगर इनकंसिस्टेंट है या कंट्रोवर्शियल है तो उसे कोर्ट क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, नल एंड वॉइड। अब आर्टिकल 14 से हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्या आप हम देख लेते हैं 14 को डिस्कस करने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, लॉ नहीं है, लेकिन इसका एक्सेप्ट, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, जो भी हम संविधान संशोधन कहते हैं ना, संविधान का संशोधन किया जाता है तो उसे हम लॉ नहीं मानते हैं, है ना, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, संविधान संशोधन। आप देखोगे केशवानंद भारती केस 1973 में आता है। केशवानंद भारती केस क्या बताता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, आप कोई भी संविधान संशोधन कर रहे हो, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या किया जा रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़खानी किया जा रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आए जा रहे हैं या तो वो और खराब हो जा रहा है ना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे, वो नल एंड वाइड हो जाएगा। ओके, हाँ, आप इसमें कुछ चेंजेस करके इसे अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप इसमें और कुछ डिग्रेड नहीं कर सकते, है ना। देखो अब यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्या, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये बोला गया, केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1973 में आया था, और ये क्या कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़खानी किया जाए, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संवैधानिक संशोधन क्या हो जाएगा, रद्द किया जा सकता है। ओके, अब हम देखेंगे मेन हमें यहाँ से पढ़ना है आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 टू 18 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि हम सबके पास क्या है, समता का अधिकार है। हमने देखा ना, आर्टिकल अलग अलग हमने देखे थे, तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार 14 टू 18 तक डिस्कस करते हैं। ओके, ये 6 में से पहला है। अब आर्टिकल 14 क्या कहते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ के, कानून की नज़र में आप सब क्या हो, समान हो, और कानून की नज़र में आप सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना, बिना भेदभाव किए, कोई भी कि आप कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप सभी क्या है, कानून की नज़र में समान हो और आप सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, इसका कॉन्सेप्ट हमने यूके से लिया है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। ओके, लेकिन अब हमने कहा ना कि हमें, अब देखिए हम जो भी यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना, जो भी हमारे राइट्स पढ़ेंगे, उन सब में आपको कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, है ना, तो एक्सेप्शन को साथ में देखते हुए चलेंगे। अगर हम देखें प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, इन सबको हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो है, लेकिन जब यहाँ पे ये अपने कार्य में कार्यरत रहेंगे, तब आप प्रेसिडेंट को या एमपी, एमएलए को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ओके, एक्सेप्शन है ये। फिर ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ में हमने क्या देखा, कानून के अनुसार सब समान है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्सेप्शन में कहा गया कि प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो जब वो कार्यरत है ना। फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अब इसका क्या है एक्सेप्शन, तो आप देखोगे कानून के नज़र में क्या होगा, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिला जाएगा, लेकिन सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, जो गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी जो सोशली बैकवर्ड है ना, सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा स्पेशली, ताकि वो क्या कर सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, क्या हो सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, उनमें उनकी जो दैनिक जीवन है उनमें सुधार आ सके। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 क्या कहते हैं, इक्वालिटी टू स्टेटस, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप क्या है, इक्वल है,
आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आप किस आपके जेंडर क्या है ना, फिर आप कौन से रेस को बिलोंग करते हो, आपका कास्ट क्या है, आपका सेक्स क्या है, आप मेल हो या फीमेल हो, आपका रिलीजन क्या है, आप कौन से धर्म को फॉलो करते हो, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आप कहीं से भी हो, आप कुछ भी हो, इंडियन हो, ठीक है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 हम देखेंगे, इक्वालिटी टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आपको उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। इससे कोई भी मैटर नहीं करता है आप कौन से धर्म, जाति, कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो, आप सबको क्या मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। ओके, आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में क्या बोलता है, इसमें कुछ दिए गए हैं कि इसमें प्रमोशन एंड रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है, इन अपॉइंटमेंट आपको कुछ प्रमोशन या रिजर्वेशन का प्रावधान आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में दिया गया है। ओके, इससे रिलेटेड हम कुछ केसेस देख लेते हैं, जैसे बालाजी वर्सेस स्टेट केस ऑफ मैसूर, है ना। तो बालाजी वर्सेस स्टेट केस ऑफ मैसूर ये हुआ कब था, पहले तो हम देखेंगे ये जो है, अच्छा मैं जितना भी ले रही हूँ ना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में इसके बारे में बताया गया है, 1962 में ये हुआ था, ठीक, बालाजी वर्सेस स्टेट केस ऑफ मैसूर। और इसमें बोला गया कि राज्य के नागरिकों को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो राज्य है वो क्या कर सकता है, जो भी पिछड़ी जाति है ना, और जो भी अदर बैकवर्ड कास्ट है, एसटी एससीज हैं, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए राज्य क्या कर सकता है, कुछ प्रावधान कर सकता है ना, कुछ प्रोविजंस ला सकते हैं। तो ये किस में कहा गया, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में कहा गया, कब हुआ था ये, 1962 में हुआ था। फिर हम देखेंगे देवरसान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब ये क्या था, ये देखिए, ये आर्टिकल 16 के क्लॉज 4A में कहा गया है, 4A और 16 के 4B में इसके बारे में डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें कहा गया है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन मैटर ऑफ प्रमोशन विथ consequential seniority for scheduled caste and for scheduled tribes, it provide carrying over the upliftment vacancies reserved for ST SC to subsequent year carry forward। देखो अब इसमें होता क्या है, ये अगर मैं आपको बताऊं सिंपल शब्द में, तो यहाँ पे ये बोला गया कि ST और SC को क्या है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है ना। तो एसटी और एससी के अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। अब रिजर्वेशन के मान लो दौरान आपको क्या, अब रिजर्वेशन आप दे दियो किसी भी जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, जनरली 16 क्या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो जॉब में आपको रिजर्वेशन दे दियो, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन की वजह से क्या हुआ, ये सीट जो थे, मान लीजिए यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे 5 सीट है हम मान लेते हैं, ठीक है, तो अभी इस बार वैकेंसी निकला है इस साल, और इसमें से 3 सीट ही फुलफिल हुए हैं और 2 बच गए, मतलब 2 सीट पे कोई भी कैंडिडेट नहीं थे, तो ये जो 2 सीट की वैकेंसी है ना, इसको नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। और इसी को कहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, देवदर्शन वर्सेस यूनियन केस ऑफ इंडिया में डिस्कस करते हैं। अच्छा ये हुआ कब था, तो इससे 2 साल बाद जस्ट 1964 में। आई होप आपको क्लियर है। और क्यों, इसे देखिए हमने क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया है ना, ये जो रिजर्वेशन की सीट थी हमने इसको क्या कर दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड कर दिया। इसीलिए देवदर्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को हम क्या कहते हैं, मैं कहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड लॉ भी कहा जाता है, क्लियर है। फिर हम देखेंगे इंदिरा स्वहाय केस, कब हुआ था ये, 1993 में हुआ था। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं, जो भी अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं ना, उनके जो आरक्षण है उसे सही से ठहराया, इसमें उन्होंने सही ठहराया, और ये कहा गया कि आरक्षण जो है ना वो केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर होगा, प्रारंभिक नियुक्ति। लेकिन अगर आप जो प्रमोशन है, प्रमोशन के टाइम पे आपको कोई भी रिजर्वेशन का कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी, रिजर्वेशन की सुविधा आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी,
ओके, तो इंदिरा सहाय केस 1993 में दिया गया था, 1993 में आया था, और ये बोला कि प्रारंभिक नियुक्ति जो होती है उसमें आपको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन आपके जो प्रमोशन होते हैं उसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, आपको आई होप आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में हमने क्या देखा कि स्टेट को ये अधिकार है कि वो क्या करेगी, कुछ स्पेशल जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एसटी एससी कम्युनिटीज हैं, इन सबके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर सकती है, कुछ प्रोविजंस ला सकती है। हमने इसमें देखा देवदर्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमने देखा, जिसे हम कैरी फॉरवर्ड लॉ कहते हैं, अगर रिजर्वेशन सीट बच गया तो उसे नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड इंदिरा सहाय केस में हमने क्या देखा कि रिजर्वेशन आपको प्रारंभिक नियुक्ति में मिलेगी, प्रमोशन में नहीं मिलेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मंडल कमीशन। मंडल कमीशन बहुत फेमस कमीशन है, आप सबने कहीं ना कहीं देखा ही होगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये आता है 1979 में आता है। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मोरारजी देसाई थे, और ये रिलेटेड किससे है, बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है ना। बीपी मंडल की कमेटी थी, और इन्हीं के नाम पर, मतलब बीपी मंडल जी इनके चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, और इसीलिए इनके नाम पर इसे मंडल कमीशन का नाम दिया गया। यहाँ पे कमीशन की रिपोर्ट कब आती है, रिपोर्ट 1980 में ये रिपोर्ट सबमिट करती है ये कमीशन, और इसमें बोला गया जो 27% जॉब रिजर्वेशन है वो क्या दिया जाएगा, ओबीसी को दिया जाएगा। ठीक है, जो भी जॉब के रिजर्वेशन कैटेगरी में 27% रिजर्वेशन ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहेगा, लेकिन एडवांस सेक्शन जो ओबीसी कैंडिडेट है, अब देखो ओबीसी जो है ना, ओबीसी दो कैटेगरी में है, एक क्या है, क्रीमी लेयर है ना, एक क्रीमी लेयर है और एक क्या है, नॉन क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर में आप देखोगे जिनके पेमेंट अच्छे होते हैं, है ना, तो उनको क्रीमी लेयर में रखा जाता है। जो एडवांस कम्युनिटी होती है ओबीसी में, वो क्रीमी लेयर में आते हैं, और नॉन क्रीमी लेयर जो इनकम वीक ग्रुप होते हैं ना, तो उनको ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाता है, नॉन एडवांस सेक्शन। ओके, तो इसमें बोला गया जो 27% जॉब रिजर्वेशन है, ये एडवांस सेक्शन इससे क्या रहेंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे। नॉन जो क्रीमी लेयर है उनको ये कोई उनके लिए प्रोविजन नहीं है। ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के जो भी कैंडिडेट है उनको 27% जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब, अनटचेबिलिटी आप जानते हो ना, छुआछूत। छुआछूत हमारे इंडिया में बहुत भर के फैला हुआ था, है ना, तो उसे दूर करने के लिए, कि पहले आप देखोगे कि जो नीची जाति के लोग हैं उन्हें क्या किया जाता था, राइट नहीं था कि अगर वो किसी मंदिर में जा सकते हैं, या तो फिर आप कोई पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हैं, कोई कुआं के पानी को यूज कर सकते हैं, ये सारा आपको बहुत प्रिविलेंट देखने को मिलेगा आपको पहले के टाइम पे, है ना। तो उसे ही खत्म करने के लिए क्या लाया गया आर्टिकल 17, जो क्या बताता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और अगर आप ऐसा करते हो, आप किसी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार करते हो, तो आपको इसके लिए पनिश किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 18, जहाँ पे क्या बोला गया है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब आप कोई भी टाइटल होल्ड नहीं कर सकते हो, है ना, लेकिन टाइटल्स लाइक जैसे राणा और क्या क्या टाइटल रखते थे ना पहले के टाइम पे, तो इन सारे टाइटल्स को आप नहीं ले सकते हो एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक वंस। जो भी मिलिट्री और एकेडमिक जो आपको टाइटल मिलते हैं, लाइक पीएचडी हो गया, फिर डॉक्टरेट हो गया, है ना, इन सब के जो आपको डिग्रीज मिलते हैं, या तो मिलिट्री में आपको जो भी मिलते हैं, परमवीर चक्र, वीर चक्र, तो ये सब को छोड़ करके ये सब टाइटल में कंक्लूड नहीं किया जाता है ना, ये सब टाइटल नहीं है, ये सब एक तरीके से आपके अचीवमेंट है, तो ये टाइटल नहीं होते हैं, इसको टाइटल में नहीं कंसिडर करते हैं। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 18 हमें कहता है कि अगर आपको कहीं से किसी से, मान लीजिए आपको इंडिया से या तो फिर इंडिया के बाहर आप कहीं पे आपको टाइटल को कोई दे रहा है ना, मतलब या तो कोई आपको उपाधि से सम्मानित कर रहा है ना, तो आप बिना प्रेसिडेंट के अनुमति के आप वो नहीं ले सकते हो। आप बिना प्रेसिडेंट के अनुमति से कोई भी उपाधि या तो कोई भी टाइटल या तो कोई भी मतलब ये सब कोई भी आपको अगर कुछ सम्मान मिलता है ना, कोई भी सम्मान वगैरह दिए जाते हैं, तो आप ये नहीं होल्ड कर सकते हो बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के। आपको प्रेसिडेंट की अनुमति जरूरी है, उसके बाद ही आप किसी दूसरी जगह से उस सम्मान को होल्ड कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 19 टू 22। हमने क्या देखा, आर्टिकल 14 टू 18 है ना। 14 टू 18 हमने क्या देखा, इक्वल, कि हम क्या है, हम सभी क्या है, कानून की नजर में समान है, यानी कि समता का अधिकार हमने देखा। अब ये दूसरे नंबर का आर्टिकल, दूसरे नंबर की कैटेगरी आती है आर्टिकल 19 टू 22, जो क्या करता है, राइट टू फ्रीडम। अब आर्टिकल 19 में हमें 6 राइट देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले ये कितने थे, 7 थे। ठीक है, तो राइट टू एक्वायर एंड होल्ड, यहाँ पे हुआ क्या, पहले 7 थे, अब 6 कैसे हो गए, तो जो एक्वायर था प्रॉपर्टी को होल्ड करने का जो अधिकार था ना, इसे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और ये जनरली किस में आता था, 19F में आता था, राइट टू प्रॉपर्टी आप बोल लो। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो था इसे हटा दिया गया था, और इसीलिए अब हमारे पास कितने हैं, 6 फंडामेंटल, मतलब 6 राइट है आर्टिकल 19 के तहत। क्या क्या है, अच्छा, मैं से बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग करती हूँ। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी। जैसे आप सबसे पहले क्या करते हो, आप कहीं कहीं नई जगह पे गए हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले कुछ बोलते हो, अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हो, है ना। आपने क्या कर दिया, अपने, मैं इसको मिटा दूँ, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने थॉट्स को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। आप कुछ बोलोगे, है ना, कहीं पे जाओगे तो आप सबसे पहले कुछ बोलोगे, और फिर आप धीरे धीरे बोले, फिर वहाँ के लोगों से मिल ले। ठीक है, तो आप फिर धीरे धीरे आपका क्या बनेगा, एक असेंबली बनेगा, आप ग्रुप बनाओगे, है ना, आप असेंबली बनाओगे। फिर आपने असेंबली बना ली, फिर अब क्या करेंगे, आप असेंबली बनाएंगे, आप ग्रुप बनाएंगे, फिर पीसफुल आप क्या करेंगे, उस ग्रुप को बड़ा करेंगे, आपका ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, तो आप उसे एक यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, है ना। आपका एक अच्छा सा बड़ा सा ग्रुप यूनियन बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे, अब आप सभी लोग क्या करोगे, ग्रुप यूनियन बन करके आप घूमने गए कहीं पे। ठीक है, आप कहीं पे फ्रीली क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, आप घूमने जा रहे हो। अब फिर आप मूव करने गए, अब आपके ग्रुप में से कुछ कुछ लोगों को पसंद आ गया वो जगह, तो आप क्या डिसाइड करते हो कि चलो ठीक है, मैं वहाँ पे रहूँगा या मैं वहाँ पे रहूँगी। तो आप वहाँ पे रहना या तो रिसाइड करना स्टार्ट कर देते हो, आप वहाँ पे सेटल होना आपको अच्छा लगता है ना, आप वहाँ पे सेटल हो जाते हो। फिर आप क्या कहोगे, आप सेटल तो हो गए, अब हमें कुछ पैसा कमाने के लिए काम भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप अपना ऑक्यूपेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, बस यही है कि आप क्या हो, आप कहीं पे गए, आप कहीं से किस आप नए नए कहीं पे जगह पे गए हो, आप बोलना शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे आपके साथ लोग इकट्ठा होते जाते हैं और आपकी एक असेंबली बन जाती है। फिर धीरे धीरे वो असेंबली बड़ी हो जाती है, ग्रुप बड़ा हो जाता है, और फिर आप उसे यूनियन कहते हो। फिर आप अपने सारी यूनियन के साथ मिलकर के कहीं घूमने जाते हो, इमेजिन, जस्ट इमेजिन आप कीजिए, ओके, आपको याद हो जाएगा। फिर आप घूमने गए, फिर आपको वो जगह अच्छी लग गई, है ना, तो आप वहाँ पे रिसाइड करने लग जाते हो, आप रहने लग जाते हो, और फिर अब रहने लगोगे तो वहाँ पे कमाने के लिए कुछ पैसा वैसा चाहिए, है ना, काम, जीवन गुजारा करने के लिए, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशन कर लेते हो। याद हो गया ना ये, तो यहाँ पे बस उसी को हमें डिस्कस करना है। आर्टिकल 19 में क्या कहता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसी स्वतंत्रता का अधिकार हमारी क्या करती है, मीडिया। मीडिया में देखते हो ना, न्यूज चैनल्स में कुछ भी बोल देते हैं, तो वो उनके पास कौन सा अधिकार है, 19A का, है ना। फिर आर्टिकल बी, 19B क्या कहता है, मैं ABC बोलूंगी, आप समझोगे, है ना। तो बी क्या कहते हैं, असेंबली पीसफुली, आप शांतिपूर्वक कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हो। सी कहता है कि आप यूनियन और एसोसिएशन बना सकते हो, है ना। डी कहता है कि आप फ्रीली इंडियन टेरिटरी में कहीं पे भी घूम सकते हो, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पे, जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स चले जाओगे तो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर ई क्या कहता है, रिसाइड एंड सेटल, आप कहीं पे भी रह सकते हो। एफ यहाँ पे आपको गायब दिखेगा, इसी को ही हटा दिया गया था, है ना, 44 अमेंडमेंट एक्ट से, और ये जनरली प्रॉपर्टी के राइट के बारे में बताता था, है ना। फिर जी कहता है कि ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड, आप कहीं पे भी कोई भी बिजनेस कर सकते हो। आई होप आपको याद हो गया होगा, आई एम श्योर आपको याद हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब देखो, अब आप कोई गलती कर लेते हो, ठीक है, आपसे कोई गलती हो जाती है, या अच्छा आपने कोई और ही कोई गलती कर लेते हैं, है ना,
या तो फिर नहीं भी करता है, पुलिस को ऐसा लग रहा है, कभी-कभी शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी वगैरह होती है ना? तो उसी से रिलेटेड भी हमें कुछ क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। ऑफेंसेस मतलब कुछ गलत हो रहा है तो उसके आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपने कुछ गलत किया है तो आपको पुलिस जेल लगे जा रही है या कुछ कर रही है, आपको सजा मिल रही है, तो उसके अगेंस्ट में आपके पास क्या राइट्स हैं। तो आर्टिकल 20 उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या कहते हैं, इसमें हम तीन चीज देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब ये क्या होता है कि अब मान लो कोई गलती किया है, ठीक है, तो जो गलती किया है, कोई वायलेशन, कोई भी कुछ काम किया है, मान लो कोई चोरी कर लिया है, ठीक है, कोई चोरी किया है। अब वो चोरी किया है तो जब तक वो चोरी किया था तब तक उसे सजा क्या थी कि अ, कोई भी, अगर हम ये मान लेते हैं, कोई भी सजा थी कि अगर वो जो चोरी किया है उसे 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। अब जब वो चोरी किया, वो पकड़ा गया, उसके बाद नया नया लॉ बनता है कि अब जो चोरी किया है उसे क्या करेगा, उसे 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये जो चोर है, ये तो बेचारा बड़ा सा सैड हो जाएगा। क्यों? वो तो जब चोरी किया था तभी क्या लॉ था कि चलो 500 रुपये जुर्माना भरना है तो भले, चलो वो 500 रुपये पकड़ा जाऊंगा तो 500 रुपये भर दूंगा। अब अगर जुर्माना क्या हो गया, 1,000, 10,000 रुपये हो गया, तो ये तो बेचारा फंस गया ना। मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, डोंट टेक इट पर्सनल, ओके। तो यहाँ पे वही बोला गया, एक्स फैक्टो लॉ। नो पर्सन शैल बी convicted of any offense except for violation of law in force at time of commission of act। कोई भी पर्सन को कन्विक्ट या तो ऑफेंस नहीं किया जाएगा, उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर आप कुछ अपराध, चोरी करना अभी तक अपराध नहीं था, अगर मैं कर लूँ, ठीक है, और अभी अभी आप उस समय चोरी कर लिए, अब नया नया लॉ बन गया, उसकी जस्ट दूसरे दिन की क्या है, या तो मैं इसे ऐसे कर दूं कि कोई भी आदमी तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा तब तक जब तक वो किसी लॉ को क्या कर रहा है, जब तक वो लॉ का वायलेशन नहीं कर रहा है। आई थिंक ये सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर होगा कि जब तक आप लॉ के वायलेशन नहीं करते हो, लॉ को वायलेट नहीं करते हो, तब तक आप अपराधी नहीं हो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, नॉट बी सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब बाय लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। यहाँ पे मैं आपको इतनी कहानी समझाई ना, उसका यही मतलब है कि आप जिस समय आप जिस समय जो भी अपराध किए हो, उस समय जो सजा है उस अपराध की, उस समय जिस समय आपने अपराध किया है उस समय तक जो सजा है, आपको उससे ज्यादा दंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नो ड्यूरेबल जोपार्डी, डबल जोपार्डी। मतलब आपको एक ही गलती के लिए दो दो बार सजा नहीं मिलेगी। मान लो जैसे अ, चोरी का एग्जाम्पल ही सही है, ठीक है। जैसे आप चोरी कर रहे हो, जैसे आप चोर हो, आप नहीं, कोई और, ठीक है। जैसे किसी ने चोरी कर लिया, अब उसे उसके लिए क्या मिली, सजा मिली, उसे मान लो 1 साल तक के लिए जेल में बंद कर दिया गया। फिर अगर वो वापस आता है तो फिर उसके आसपास वाले मोहल्ले वाले उसे बार बार ये टॉन्ट नहीं करते रहेंगे, तुम चोर हो, तुम चोर हो, फिर से जेल जाओ, फिर से उसके जेल जेल ले जाया जाएगा दोबारा फिर से। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। आपने एक बार गलती की, आपको उस गलती की सजा मिल गई है, फिर आपको दोबारा उस केस में उसी उसी गलती के लिए दोबारा सजा आपको नहीं मिलेगी, है ना। इस ऐसा अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आदमी तो सुधर ही नहीं सकता है, फिर आदमी अगर सुधरना चाहे तो उसे सुधरने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए नो डबल जेopardy है, मतलब नो पर्सन शैल बी prosecuted and punished for the same offense more than once। एक ही गलती के लिए आपको 5-6 बार, 2 बार सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब ये क्या है, अब जो कोर्ट है या तो फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर्स है, आपने जैसे मूवी में देखा होगा, है ना, कि आपको अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए क्या किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। तो ऐसा आपके साथ नहीं किया जा सकता है, आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उसी को बोला गया नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। मैं लिख दूं, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है, मजबूर नहीं, अपने खिलाफ। ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत फेमस, बहुत मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास जीने की स्वतंत्रता है ना, जीने की स्वतंत्रता है और पर्सनल लिबर्टी है। ये क्या कहता है? लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। अब देखो इसमें क्या क्या आ जाता है, जो भी एक्स्ट्रा आपको राइट देखने को मिलते हैं ना, राइट्स लाइक जीने का अधिकार, आपको लीगल एड मिलेगा, आपको हेल्थ मिलेगा, आपको स्वस्थ रहने का अधिकार है, आपको घर रहने का अधिकार है, आप कहीं पे घर बना के रह सकते हो। अब ऐसा नहीं दूसरे की प्रॉपर्टी में घर बना के रह सकते हो, मतलब आपके पास एक शेल्टर होगा, आपसे वो छीना नहीं जा सकता है। प्राइवेसी, प्राइवेसी का अधिकार है आपको, आप कहीं पे एब्रॉड ट्रेवल कर सकते हो, इसका अधिकार है। मेडिकल ट्रीटमेंट का अधिकार है, आपको सुनने का अधिकार है, आपको इन्फॉर्मेशन देने का अधिकार है। ये सारे जितने भी आपको एक्स्ट्रा राइट मिलेंगे ना, वो सब आप आर्टिकल 21 में कंसिडर कर सकते हो। मतलब आपके जीने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जो भी जीने के लिए ज़रूरी है, वो सारे आर्टिकल 21 में आते हैं। चाहे वो सुनने का हो गया, खाने का हो गया, पीने का हो गया, घूमने का हो गया, ऑक्यूपेशन का हो गया, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का हो गया, अच्छे से आपको इज्जत की ज़िंदगी जीने का अधिकार हो गया, ये सारी चीज़ आर्टिकल 21 में आ जाएंगी। ओके, कुछ केस है, इनसे हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। गोपालन केस, तो गोपालन केस हम देखेंगे 1950 में आया था, ठीक है। 1950 में हमको गोपालन केस देखने को मिलता है। गोपालन केस ये वर्सेस किसके था? स्टेट ऑफ मद्रास। गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक। तो इसमें क्या बोला गया? इसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी कहते हैं, इसे हम क्या भी कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950, ठीक है। इसमें क्या कहा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी इंडिविजुअल को, मतलब प्रिवेंट इसे नहीं कहते हैं गवर्नमेंट, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट आया था 1950 में, ठीक है। उसमें कहा गया कि गवर्नमेंट किसी को भी बिना ट्रायल किए, अगर वो ऐसा लग रहा है कि वो नेशनल के लिए थ्रेट है ना, तो उसे वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसे नेशनल सिक्योरिटी के लेकर के उसे इंडिविजुअल को डीम टू बी थ्रेट नेशनल सिक्योरिटी, तो उसे क्या कर सकती है, डिटेन कर सकती है ना, उसे कैद कर सकती है। तो ये कहा गया था प्रोटेक्शन डिटेंशन एक्ट 1950 में। और इसी के अगेंस्ट गोपालन जो थे, गोपालन जी जो थे, वो इसी केसेस को क्या किए थे, चैलेंज किए थे। तो इसमें गोपालन केस को में आपको यही देखने को मिलेगा। फिर मेनका गांधी केस में आपको देखने को मिलेगा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन एक्ट, वर्सेस यूनियन केस, आपको ये यूनियन के में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि एवरी लॉ हैज टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। जो भी लॉ है उसे कैसा होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर आप कोई ऐसा लॉ बना रहे हैं जो जस्ट नहीं है, एक जन के राइट को छीन लेता है ना, किसी के राइट का हनन करता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। और कोर्ट क्या कर सकती है, इसे आर्टिकल 21 के तहत इसे डिसमिस कर सकती है ना। तो ये चीज इसमें कहा गया। आई होप आपको दोनों केसेस क्लियर होंगे, गोपालन केस है, मेनका गांधी केस, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 21A, जो क्या है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। 6 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन का अधिकार है। और इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत क्या किया गया था, ऐड किया गया था। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आपका राइट टू, आपका राइट है ना, फंडामेंटल राइट के अंडर आता है। लेकिन अगर आप आगे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, डॉक्टरी पढ़ रहे हो, तो ये आपके फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, ठीक है। आपका गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का काम है। ओके, फिर आर्टिकल, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेट याद रखो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखोगे, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एजुकेशन को क्या किया था, इंक्लूड किया गया था। और एक चीज यहाँ पे आप देखोगे, जैसे 21, 22, 23, ये आप देख रहे हो ना, ये ऑलरेडी क्या था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड था जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। लेकिन जब आप 21A देखते हो, 21B देखते हो, या तो कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ है उसके अंदर A B C ऐसे लिखा हुआ है ना, तो उसे क्या किया गया था बाद में, फिर
इंक्लूड किया गया था, जैसे 21A तो ये बाद में फिर इंक्लूड किया गया था, है ना। देखो अब आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यहाँ पे हम देखेंगे कि अब आप अरेस्ट पुलिस कर रही है या किसी को भी कोई अरेस्ट कर रही है, ठीक है, तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो क्यों किसी को अरेस्ट कर रही है। जिसको भी अरेस्ट कर रही है तो उसे बताना पड़ेगा किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रही है ना। और जिसको भी अरेस्ट कर रही है उसके पास ये राइट होगा कि वो क्या कर सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर या तो कोई भी लॉयर को क्या कर सकता है, हायर कर सकता है अपने कंसल्ट के लिए, अपने कंसल्टेशन के लिए, है ना। लॉयर को वो हायर कर सकता है। विद इन 24 आवर क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने उसे क्या करना पड़ेगा, आप जिसे भी अरेस्ट किए उसे मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ इंक्लूडेड है, आपके पकड़े जाने से लेकर के पुलिस थाने तक जाने के जो गैप है, मतलब उस टाइम तक आपको जितना भी टाइम लगा है उसको छोड़ करके 24 आवर्स के बीच में आपको क्या ले जाया जाएगा, जज के सामने पेश किया जाएगा, है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स। अच्छा देखो यहाँ पे जो भी डिटेंशन, मान लीजिए आपको बंदी बनाया गया है, आपको जेल में ले जाया गया है, तो ये किसी को भी 3 मंथ्स तक, इसे क्या किया, कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज़्यादा आपको पुलिस बिना किसी ठोस सबूत के नहीं रख सकती है ना। लेकिन कुछ कुछ स्पेशल केस होते हैं, कुछ अगर स्पेशल केस है तो फिर वहाँ पे ऐसा प्रावधान है कि आपको 3 महीना से ज़्यादा भी रखा जा सकता है, ठीक है। फिर हम आर्टिकल, अच्छा हमने देख लिया कौन कौन सा हमने देख लिया, हमने फ्रीडम देख लिया, राइट टू फ्रीडम हमने देख लिया, और राइट टू इक्वलिटी हमने देख लिया ना, ये हमने 2 राइट्स देख लिए। अब हमारे तीसरा आ जाता है, ये हमारा तीसरा है कौन सा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। आर्टिकल 23 to 24। तो आर्टिकल 23 क्या होता है, 23 बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये क्या है कि जो भी ह्यूमन, अब जैसे देखते हो ना ह्यूमंस की या तो फिर गुलाम स्लेव्स की खरीद बिक्री होना, है ना। तो ये सारा फोर्स लेबर, आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट, या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, जो भी ह्यूमन को ले जाके आदमी को बेच दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 23। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, फोर्स लेबर के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे वॉर लाइक सिचुएशन हो गया तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पीपल को फोर्स कर सकती है वो अपनी कंपलसरी सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है। कि फोर्स कर सकती है कि आप, जैसे अगर वॉर लाइक सिचुएशन है तो गवर्नमेंट बोल सकती है कि हर घर से एक आदमी क्या होना चाहिए, ज़रूरी है कि वो क्या कर सके, वॉर में जाए, वॉर में क्या करे, वॉर लड़ाई लड़े, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। फिर आर्टिकल 24 क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड हम लोग यहाँ पे चाइल्ड से जनरली किसको रिलेट किया गया है, 14 ईयर्स, अप टू 14 ईयर्स तक जितने भी बच्चे हैं, है ना, तो उनको चाइल्ड लेबर करने से प्रोहिबिट किया जा सकता है। ये क्या है, कानूनन जुल्म है ना। और इनको कोई भी हजार्डियस एक्टिविटी लाइक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री हो गया, या तो फिर चूड़ी वगैरह कारखाना हो गया, जहाँ पे, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और जनरली ये सब जो चीज़ें होती हैं ये उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है ना। तो इन सारी चीज़ों से उन्हें क्या किया जाएगा, उन पर उनका काम पे एम्प्लॉयड नहीं रखना चाहिए, या तो फिर ये अनलॉफुल है ना। लेकिन बच्चे जो होते हैं, आप देखोगे कि फिर आप बोलोगे कि बच्चे लोग तो ठेला में काम करते हैं, वो अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं, खेत में काम करते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, क्योंकि वो हजार्डियस एक्टिविटीज में नहीं आती है ना। कब लेकिन कर सकते हैं, नॉन स्कूल आवर में, अपने स्कूल आवर जैसे आपके 9 से 4 बजे तक का जो टाइम है, स्कूल आवर को हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लोकल, आई मीन गवर्नमेंट स्कूल्स, है ना। तो इस बीच में छोड़ करके बच्चे क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो टाइम है उसमें वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 25 to 28, ये हम फोर्थ पार्ट देखेंगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 to 28, 25 क्या कहते हैं कि आप फ्रीली आप फ्रीली कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हो अपने मन के अनुसार, आपको फ्रीडम है, और अपने रिलीजन को आप कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो, फैलाने का काम कर सकते हो। फिर आर्टिकल 26 क्या कहते हैं,
आर्टिकल 25 टू 28 तक है ना। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है, कलेक्टिव राइट ऑफ ग्रुप टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो भी कोई रिलीजियस ग्रुप्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजियस अफेयर्स को लेकर के क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसको किस बारे में बताया गया है, आर्टिकल 26 में बताया गया है। आर्टिकल 27 में बताया गया है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। अब देखोगे गवर्नमेंट क्या करती है, हर चीज में टैक्स लगाती है, इसमें भी टैक्स, उसमें भी टैक्स, कहीं जीएसटी, वैट टैक्स वगैरह ये सब लगता है ना। तो आप अपने रिलीजन का प्रमोशन कर रहे हो, उसके लिए आपको कोई टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, आप उससे टैक्स से फ्री हो, ये आर्टिकल 27 कहते हैं। आर्टिकल 28 कहते हैं कि फ्रीडम, अब देखो आर्टिकल 28 ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब कोई भी गवर्नमेंट ऑन्ड, मान लीजिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कोई स्कूल है या तो कोई भी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग से वो वहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप जबरदस्ती आपको कोई रिलीजियस पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, उससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है और आपको मजबूर किया जा रहा है आपको पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है। आपको कोई पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, आप फ्री हो, आप पढ़ना चाहो आप पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो तो आप मत पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 29 टू 30, ये हमने क्या देखा, फिफ्थ ना, ये हम फिफ्थ देखेंगे। 29 टू 30 क्या है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो भी माइनॉरिटीज है जिनकी संख्या कम है तो उनके राइट का प्रोटेक्ट करते हैं, उनके राइट को, लाइक उनके लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, ये सब को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और आर्टिकल 30 हम देखेंगे, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी माइनॉरिटीज है वो क्या कर सकते हैं, अपने अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, है ना, उसी लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ये आर्टिकल 30 में आता है। इसमें क्या बोला गया है, जो माइनॉरिटीज ग्रुप है कैन प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड इन नेटिव लैंग्वेज, अपने नेटिव लैंग्वेज में, जैसे आप तमिल बोलते हो, आप उड़िया हो, आप बंगाली हो, तो आप अपने नेटिव लैंग्वेज में अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करा सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल 30 बोलते हैं। फिर आर्टिकल 32 टू 35, ये क्या हो गया, 6, हमारा ये 6 हो गया, है ना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक निकाय, इसे क्या कहते हैं, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक, मैं लिख देती हूँ पहले एक बार, संवैधानिक निकाय, ठीक है, ओके। सो आर्टिकल 32 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इट इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब आपको इतने सारे राइट्स तो मिल गए हैं, है ना, बहुत सारे राइट मिले हैं आपको। अब मान लो कोई आपके राइट को नहीं मान रहा है, तो आप उस समय क्या करोगे, आप हाथ पे हाथ धर के तो बैठे नहीं रहोगे ना, आपको ये उनको कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए ना कि भाई अगर तुम राइट को फॉलो नहीं कर रहे हो, ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, पनिशमेंट मिलेगा, तो पनिशमेंट देने के लिए कुछ तो होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ लॉ तो बने रहना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 बोलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और अगर आप वो जो और सारे जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है, क्या क्या हो सकता है आपके खिलाफ, ठीक है। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सो विच आर्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो द आर्टिकल 32, okay, and who said article 32 as the heart and soul of Indian constitution, so डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ओके। सो आर्टिकल 32, अब देखिए आर्टिकल, इसके तहत जो, अब ये फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे फंक्शन कौन करता है, फिर कोर्ट। तो कोर्ट ये निरीक्षण करती है, देखती है कोई अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, है ना। और उसके लिए कोर्ट क्या करती है, कुछ रिट्स या तो फिर रिट्स जारी करती है ना। तो उसे हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिट चालू कर सकती है, रिट इशू कर सकती है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट को इशू कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप याद रखोगे, ठीक है।
और ये दोनों रिट कब जारी करते हैं? जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। ओके, देखिए अब हम देख लेते हैं रिट होता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू इशू रिट बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू रिट बट हाई कोर्ट कैन। अब रिट को, अब मान लो आपका कोई फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, ठीक है, आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए रिट इशू करने से मना नहीं कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट क्या कर सकती है? मना कर सकती है। ये पहला हम देखेंगे। फिर हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट विथ जुरिस्डिक्शन। अब ये क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है सिर्फ फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट को लेकर के। अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, आप तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? रिट इशू कर सकती है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है आपको फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों के लिए रिट इशू कर सकता है। यहाँ पे डिफरेंस देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के रिट इशू कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट क्या सकता है? फंडामेंटल और लीगल राइट दोनों के लिए रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। रिट हम आगे देखेंगे क्या क्या होते हैं। सो जनरली हमारे पास 5 रिट्स हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 रिट्स को इशू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन से ये के अनुसार? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट कौन से के अनुसार? आर्टिकल 226, है ना। देखिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको एक बार डिटेल में स्टडी कर लेते हैं हम। हेवियस कॉर्पस, पहला रेट क्या है? 5 रेट है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करती है जो। पहला है हेवियस कॉर्पस। इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मीनिंग पूछ लेती है हेवियस कॉर्पस का क्या मतलब है ना। हेवियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी ऑफ। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई किसी पर्सन को क्या कर लिया है, किसी जेल में ले जाकर के बंद कर दिया है, या तो कुछ भी ऐसा चीज हुआ, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट लेकर के चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे या तो कोर्ट, तो कोर्ट क्या करेंगी? रिट इशू करेंगी और बोलेंगी कि ब्रिंग दैट पर्सन अरेस्टेड टू द कोर्ट। जो पर्सन को अरेस्ट किया गया उसे कोर्ट में लाइए, ठीक है। ये तो ये इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है और स्टेट के लिए भी हो सकता है। तो इसमें जनरली क्या बोला जाता है कि जो बॉडी है, जिसे आप क्या किए हो, जिसे आप अरेस्ट कर लियो, उसे कोर्ट के पास लाओ, फिर डिस्कशन होगा, फिर उसे रखना है या नहीं रखना है जेल में, ये उसके बाद तय किया जाएगा, है ना। हेबियस कॉर्पस समझ में आया। मैंडमस क्या होता है? मैंडमस का मतलब क्या है? वी कमांड, हम निर्देश देते हैं। किसके लिए? अगेंस्ट ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट एंड गवर्नमेंट। ये कोई भी पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट के लिए भी हो सकता है, लोअर कोर्ट के लिए भी हो सकता है, प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो इशूड इंस्ट्रक्ट गवर्नमेंट टू इन्फोर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर गवर्नमेंट क्या करिए, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कर रही है, इशू कर रही है, तो उसके अगेंस्ट में भी हो सकता है, ठीक है। जनरली इसके अनुसार क्या किया जाता है? रोका जा सकता है, रोका जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, कमांड किया जाता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड। अच्छा, मैंडमस का मतलब क्या हो गया? वी कमांड। और प्रोहिबिशन का मतलब क्या हो गया? टू फॉरबिड, मना करना। और ये जनरली लोअर कोर्ट के लिए होता है। जो अपर कोर्ट होते हैं वो लोअर कोर्ट के लिए इशू करते हैं ओनली, ओके। जैसे सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट क्या करे? हाई कोर्ट में कुछ चीजों को लेकर के डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि ये क्या है, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर आता नहीं है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? बोलेगी हाई कोर्ट को, रुको उसको, जो भी आप जुरिस्डिक्शन कर रहे हो उसे रोको, और ये आप जो भी है इसे आप क्या करो, हमारे पास ट्रांसफर करो, टू कीप देम इन देयर जुरिस्डिक्शन, उनको अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर रखने के लिए, एंड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के लिए इसे क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। फिर आप देखोगे सर्टियररी, ये क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब इन्फॉर्म करना इसका मतलब होता है। ये जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल दोनों बॉडीज के लिए हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए भी हो सकता है, लीगल बॉडीज के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। causes the other of lower court and pull the cases to itself। इसमें क्या होता है कि सर्टिलरी में जो भी केसेस है वो हाई, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो क्या करेंगे? अपने लोअर कोर्ट से अपने पास ले आएंगे। प्रोहिबिशन में क्या किया जाता है? उनको मना किया जाता है कि ये आपके जुरिस्डिक्शन में अंदर नहीं है। और सर्टिलरी में क्या किया जाता है कि आप उसे हमारे पास ट्रांसफर करो। मान लो
कोई काम में क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट क्या कर हाई कोर्ट मैं लेके चलती हूँ, अगर हाई कोर्ट क्या करिए किसी चीज़ के जुरिस्डिक्शन में लेट कर रही है या तो उनके पास बहुत सारी पेंडिंग काम से है ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, आप केसेस को हमारे पास ट्रांसफर कर दो, हम उसे देख लेंगे। तो सर्टिलरी में ये चीज़ होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोवारेंटो। कोवारेंटो क्या होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट, कोवारेंटो का मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट। इसका मतलब है कि अब मान लीजिए कोई काम कर रहा है, नकली पुलिस, ठीक है, कोई ये वर्दी पहन लिया और वो क्या कर रहा है, एज अ पुलिस ऑफिसर काम कर रहा है, मैं एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ। तो यहाँ पे कोर्ट क्या बोलेगी इस पर्सन को, भाई तुम किस अथॉरिटी से काम कर रहे हो, या तो कोई लोअर ये में, ठीक है, कोई लोअर ग्रेड में उसका वो काम नहीं है, कोई ऑफिसर या तो कोई भी ले लो, वो उसका काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, अपने अपर जो उसके अपर ऑफिसर का काम है वो कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है ये उनको बोलेगी कि आप किस अथॉरिटी से ये कर रहे हो, ये आपका अधिकार नहीं है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसका मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में क्या होता है, पार्लियामेंट हैज पावर टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स। देखिए आर्टिकल 33 बेसिकली क्या करता है, हमने देखा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई हमसे छीन नहीं सकता है ना, लेकिन आर्टिकल 33 के अंदर जो भी आर्म फोर्स है या तो फिर जो भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस फोर्स है, तो उनके कुछ राइट्स को जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, ताकि उनमें एक डिसिप्लिन लाया जा सके, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, बोलने का ये मतलब है उनमें कुछ डिसिप्लिन लाया जा सके ताकि वो देश के लिए अच्छे से काम कर सके, है ना, इसके लिए उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई या रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। आर्टिकल 33 के तहत कौन करता है, पार्लियामेंट। इसलिए आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स, इनके जो भी मेंबर्स है उनकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 34 क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ। जब भी कहीं पे मार्शल लॉ लगता है तो वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, और ये पार्टिकुलरली उस एरिया के लिए होता है ना, और जैसे ही मार्शल लॉ हटता है वो वैसे फिर से हो जाता है। आर्टिकल 35 क्या है, पावर टू मेक लॉ टू गिव इफेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। अब ये क्या है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सके, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहे तो वो उससे रिलेटेड लॉ बना सकती है, ताकि उसके अच्छा फंडामेंटल राइट को और इम्प्रूव किया जा सके, है ना। और ऐसा नहीं कि लॉ बना के और फंडामेंटल राइट्स हमसे कुछ छीन लिया, ये कर लिया, वैसा नहीं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, बस और कुछ ही बचा हुआ है, उसे हम एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट राइट्स अगर हम देखेंगे आर्टिकल 21 एंड 19 है। आर्टिकल 21 के अनुसार क्या है, राइट टू लाइवलीहुड एज अ पार्ट ऑफ, कि जीने का अधिकार है हमें, ठीक है। और ये ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएम मुरारजी देसाई, फंडामेंटल राइट, जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया तो कौन थे, मुरारजी देसाई थे। ड्यूरिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इंदिरा गांधी थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, 1976 में हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इस समय बहुत सारे चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आर्टिकल सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 को, है ना। फिर आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड नॉट फॉरेनर्स। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन आपके लिए, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके तहत आपके साथ कोई भी क्या किया जाएगा, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 16 क्या कहता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपको मिलेगी। फिर आर्टिकल 19 क्या कहता है, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ठीक है। ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, ओके, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो कौन कौन सा देख लिया हमने, 15, 16, 19 इंडियंस के लिए है। आगे हम देखेंगे, अच्छा हमने क्या देखा, 15, 16, 19 एंड फिर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर माइनॉरिटीज, जो भी माइनॉरिटीज ग्रुप है आर्टिकल 29 के तहत उनको प्रोटेक्शन मिला जाएगा उनके लैंग्वेज स्क्रिप्ट को लेकर के। तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 क्या है, इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप बना सकते हो जो कि माइनॉरिटीज ग्रुप के इंडियन माइनॉरिटीज है तो वो
क्या हो जाएगा आर्टिकल 30। तो ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, ठीक है। फिर हम ओके, सो फंडामेंटल राइट्स हम देखेंगे जो सिटीजन किसके लिए, इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों के लिए है, लेकिन एनिमी एलियंस के लिए नहीं है। यानी कि जो भी मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री है, वो क्या कर रही है, वो हमारे दुश्मन का काम कर रही है ना, दुश्मन की तरह हमारे एलियन से, जो एनिमी कंट्री है हमारे, जो हमारे ऊपर वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है तो ऐसा कुछ भी है, तो उस समय उस कंट्री के सिटीजन के लिए कौन कौन से राइट्स नहीं है, उस सिटीजन्स के लिए ये राइट नहीं है। बाकी जो भी फॉरेनर्स है या इंडियंस है उन सबके लिए ये राइट्स अवेलेबल है। कौन कौन से हो गए, आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24। ओके, 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून के अनुसार सभी बराबर है ना। पहले हम इसे डिस्कस कर लिए, इसलिए मैं बस इसे ओवरव्यू दूंगी, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, है ना। 20 क्या कहता है, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। 21 पर्सनल लिबर्टी। 21A एलिमेंट्री एजुकेशन। 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 23 ह्यूमन बींग्स को फोर्स नहीं किया जाएगा, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी उनकी, है ना, खरीद फरोख्त यानी कि। फिर आर्टिकल 24 क्या कहता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, इससे प्रोहिबिट किया जाता है ना। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइज, आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो। 26 क्या है, रिलीजियस अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हो। 27 प्रमोशन के लिए, आप अपने रिलीजन का प्रमोट कर सकते हो, उसके प्रमोशन के लिए काम कर सकते हो और उसके लिए आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। आर्टिकल 28 क्या कहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपको कोई बाध्य नहीं किया जाएगा जबरदस्ती, ठीक है, कि आप हमारे धर्म को मानो, आप पूजा करो, तो ये आर्टिकल 28 के अंदर आता है। आई होप क्लियर होगा आपको यहाँ तक। सो हमारा ये फंडामेंटल राइट कंप्लीट होता है, सारा हमने कंप्लीट कर लिया है फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट को। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे पहले से काफ़ी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इसीलिए ताकि आपको अपकमिंग जो भी वीडियोस है वो आसानी से मिल जाए और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से चलती रहे। ओके, थैंक यू।